नमस्कार, मैं हूं गिरीश गहरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। लॉकडाउन के बाद देश और दुनिया के लोग अपने अपने घरों को लौट आए हैं और उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं वो भी अपने घर को लौट आए हैं। जब हमारे प्रवासी अपने गांव को छोड़कर गए थे और आज, तब से और आज के बीच में कितना परिवर्तन आया, क्या हम अपने अपने लोगों को कितना पहचान पाए, इस दौरान हमें अपने बुरे की कितनी पहचान हुई, इसी कड़ी में हम आपको परिचित करा रहे हैं उत्तरकाशी के टीकाराम से। जी हाँ, उत्तरकाशी के एक छोटे पहाड़ी गांव से अपने हुनर के बल पर दुबई तक पहुंचे टीकाराम की कहानी हम आपको बता रहे हैं, जो नाम के हिसाब से बेहद छोटा आपको लगेगा, लेकिन उनके जो संघर्ष की कहानी है वो निश्चित तौर पर और लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनने वाली है। तो आज चलिए मिलवाते हैं आपको। टीकाराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीकाराम जी, स्वागत है आपका मेरू रहबार में। नमस्कार जी। टीकाराम जी, आप और आप जैसे कई दर्शक मिलना चाहते हैं आपसे, और आप जैसे कई ऐसे टीकाराम से जिन्होंने लॉकडाउन के बाद अपनी मौजूदगी का एहसास न सिर्फ अपने परिजनों को कराया बल्कि पूरे उत्तराखंड को कराया। अपने दर्शकों को हम बता दें कि टीकाराम चर्चाओं में तब से आए थे जब लॉकडाउन के बाद वो अपने बेसिक स्कूल की पाठशाला में रह रहे थे। उत्तरकाशी गाजड़ा पट्टी में ठांडी कमत का इलाका है, वहाँ पर रह रहे थे, और उस दौरान ये तस्वीर ये सामने आ रही थी कि तमाम जो लोग थे वो शिकायतें कर रहे थे, जिला प्रशासन पर शिकायतें कर रहे थे, शिकायत पर शिकायत कर रहे थे कि ये सुविधाएं नहीं हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं। केवल इसी पर फोकस था और मीडिया भी इसी सबको दिखा रहा था। लेकिन टीकाराम जब आए तो 14 दिन का समय उन्होंने वहां पर पूरी तरह से स्कूल की सेवा करी। वहां पर उन्होंने 20 बम अभियान चलाया, क्यारियां ठीक करी, और उसके बाद एक परिपाटी बन गई कि पूरे उत्तराखंड में लोग क्वारंटाइन के 14 दिनों का सदुपयोग करने लगे। तो ये उत्तराखंड के लिए बड़ी प्रेरणादायक बात रही है, और यही वजह है कि हम आज हमारे साथ में टीकाराम मौजूद है। न सिर्फ हमारे साथ में बल्कि मेरू रहबार के माध्यम से उत्तराखंड के और लोगों से भी हम परिचित कराना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में टीकाराम जैसे कई लोग यहाँ पर मौजूद रहें। तो सर टीकाराम जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके संघर्षों की कहानी। आपको आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। कुछ तकनीकी दिक्कत लगती है, हो सकता है इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी सुन पा रहा हूँ आपको। अच्छा, आप अपने मुंह से अपने संघर्ष की कहानी बताइए कि अक्सर पहाड़ों से लोग पलायन कर जाते हैं कि पहाड़ों में सुविधाएं नहीं हैं। उसी पहाड़ का एक हिस्सा रहे हैं आप। छोटी ठांडी कमत के पहाड़ी इलाके से आप आते हैं, वहां पर आपने वही काम किए हैं जो एक आम पहाड़ी करता है। उसके बाद आप वहां तक पहुंचे, लेकिन शुरू का जो बचपन रहा, किस तरह से संघर्ष से निकले आप? मेरू रहबार के समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, ठांडी से। तो जैसे पहले मैंने पढ़ाई की स्कूल में की, फिर राजकीय नहीं इंटर नहीं, पूरा कॉलेज कमत बताइए में कौन की, से स्कूल में आपने बेसिक और किया, उसके फिर इंटर बाद कॉलेज कहाँ से किया, दिक्कतें कब आई? राजकीय इंटर कॉलेज कमत से पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने मतलब उच्च शिक्षा के लिए इतना पर्याप्त धन नहीं था, तो हमको होटल इंडस्ट्री में प्रवेश करना पड़ा। जैसे हमारे गढ़वाल में है ही है, इतना पैसा ना होने के कारण तो लोगों को होटल लाइन का रुख करना पड़ता, क्योंकि उत्तराखंड में दो ही चीज ज्यादा ये है, एक होटल इंडस्ट्री और एक आर्मी। और उसके बाद मैंने मैनेजमेंट किया था चंबा से। फिर मैंने 2 साल इंडिया में काम किया, दिकल आर्क में किया था मैंने काम। उसके बाद मैं 2010 में दुबई में गया था। दुबई में मैंने 5 स्टार होटल में काम किया। ली मेरिडियन होटल है वो, JW मेरिट की चेन है, मेरिट ग्रुप है जो। तो फिर मैं 2018 में वापस आया। फिर मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर में 5 स्टार होटल में काम करता था। जब मैं वहां से वापस आया तो जब ये लॉकडाउन लगा तो सभी का जा चुका था, सारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई थी। तो फिर मैं आया तो जो प्रवासी ट्रेन थी उसके जरिए मैं उत्तराखंड आया। तो 14 दिन क्वारंटीन रहा। तो ज्यादा काम ना होने के कारण, क्योंकि क्वारंटीन में कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, तो
मेरे को जो 20 बम की प्रेरणा मिली श्री द्वारिका प्रसाद सिंहवाल से मिली। उन्होंने मेरे को प्रेरित किया, क्योंकि उन्होंने जो 20 बम के मेन प्रेरणा स्रोत है द्वारिका प्रसाद सिंहवाल है। मैंने फिर टीका राम 10 भाई, बम, बारह आपसे हजार जानना 20 बम चाहेंगे कि जब आप इस संघर्ष, जैसे आम पहाड़ी का संघर्ष होता है उसी तरह का संघर्ष आपका रहा, तब आपने सोचा था कि आप होटल लाइन में आएंगे? नहीं सोचा तो नहीं था, क्योंकि बचपन में तो सपने तो कुछ और होते, पर लेकिन जो आदमी की गरीबी होती है वो आदमी को बहुत कुछ मजबूर कर देती। पर जब मैंने में रह के बहुत कुछ करना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, क्योंकि शेफ एक सेलिब्रिटी भी होता है अगर आप काम करें तो। ये बहुत बड़ा स्किल है। आम जो पहाड़ी हैं उसको विदेश जाना, जो पहाड़ से अभी जिला मुख्यालय तक नहीं उतरा हो, राजधानी देहरादून नहीं गया हो, जिसने ट्रेन ना देखी हो, ऐसे लोगों के लिए विदेश जाना, सात समुद्र पार जिसे कहा जाता है, कुछ तकनीकी दिक्कतें आपको भी आई होंगी। किस तरह की फीलिंग थी? आपको लगा कि जा पाऊंगा नहीं पाऊंगा? किसने मदद करी, कुछ ऐसा? मेरे साथ काम करते थे वो लोग बाहर गए तो मेरे को भी थोड़ा लगा कि चलो दो चार पैसे भी कमाए जाएंगे तो थोड़ा अपनी गरीबी दूर होगी। पर संघर्ष काफी करना पड़ता है, डर भी लगता है कोई एजेंट मिलेगा वो पैसा खा के भाग जाएगा तो फिर मेरे पैसों को क्या होगा। पर ये कि ये रिस्क तो हर फील्ड में लेनी पड़ती है। फिर मैं वहां गया तो वहां पे मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ बोले तो बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। फिर जब मैं बड़े होटल में गया तो मैंने देखा कि जो बड़े बड़े शेफ क्या क्या रहे, कि जो क्रिएटिविटी होती है, नई नई क्रिएटिविटी, जैसे हम नई चीजें बनाते हैं। तो मैंने दो तीन डिशें अपने उत्तराखंड के नाम से भी निकाली दुबई में। एक मैंने हाँ बिल्कुल। देहरादूनी टीकाराम पुडिंग के जी, नाम से जब निकाली। हम वही जानना चाह रहे थे, अपने दर्शकों को बता रहे थे कि एक तो संघर्ष की कहानी आपकी रही है जो साफ तौर पर प्रेरणादायक है। जी सभी लोग इससे प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहाने हमको बहुत ज़्यादा आते हैं। जिस तरह से मैंने बताया आपको पहले कि क्वारंटाइन के 14 दिनों में हमने खूब बहाने बनाए, जी ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन आपने वहाँ पर करके दिखाया। हमें अच्छा लगा आपने जी वहाँ करके दिखाया। पढ़ाई के नाम जी पर लोग कहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, आपने जी संघर्षों के साथ चल करके वहाँ तक की कहानी बताई। उसके बाद जब आप वहाँ आए, क्वारंटीन से भी घर आ गए, तो मैं देख रहा हूँ कि आप अचार बना रहे हैं, कभी जी कई तरह की जी। जो सब्जियां हैं उसका सदुपयोग कर मैंने रहे हैं। वो क्या मैंने क्या फिर क्या चीज़ें? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर मैंने क्वारंटाइन खत्म किया तो मैंने देखा, हमारा मैंने धनिया का फोटो भेजा मैंने घर वालों को पहले, क्योंकि पिछली बार हमने 3.5 फीट से 4 फीट तक धनिया भी उगाया था और अचार बनाया। जो हमारे लेंगड़े, जो हमारे खरपतवार है ना, तो वो बेकार जाते हैं हमारे। कांडिया बोलते हैं, जो बकवीट बोलते हैं इंग्लिश में, गढ़वाली में कांडिया बोलते हैं, कुट्टू। और हमारा जो चाऊ होता है और बहुत सारी चीजें जो खरपतवार है, लोग उसको काट कूट के फेंक देते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसको एक रोजगार का अवसर दिया जाए। अगर मैं सबको बताऊंगा कि ये होटल और रेस्टोरेंट में भी इसको सर्व हो सकता है, क्योंकि हमारे जो पहाड़ी फूड है उस वो बहुत पौष्टिक है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा नहीं है। तो मैंने यूरोपियन खाना देखा उधर, इटालियन खाना देखा, जापानीज बिल्कुल देखा, तो बिल्कुल। मैंने बोला क्यों ना टीकाराम जी, हम आप यहाँ पहाड़ी रोकना खाने चाहेंगे? को चाहे उसी पर। आपने यूरोपियन खाने की बात करी, विदेशी खाने की बात करी, जी यहाँ का हमने आपका देख लिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा आपने क्या क्या डिशेस बनाई, जो उसी को उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल 5 स्टार स्टाइल में था। लेकिन जब वहाँ पर वहाँ की आपकी एक्सपर्टीज किस में थी? जब आप दुबई में थे तो शेफ वहाँ पे रहे हैं आप, तो आपका 8 साल वहाँ आपने टाइम गुजारा है, 2010 से 2018 तक का। सर मैं सर मैं वहाँ एज अ सीडीपी था, ली मेरिडियन होटल में, उसको बोलते शेफ दी पार्टी, शेफ होता। फिर अभी जब मैं बेंगलोर में था वहाँ पे मैं एज अ यूनिट शेफ काम करता था, और जो सू शेफ, एज अ सू शेफ काम करता था मैं उधर बेंगलुरु में। तो वहां पे भी इसकी जो एक शेफ होता है उसके नीचे बहुत सारे बंदे काम करते हैं, उनको फिर न्यू क्रिएटिविटी के हिसाब से नया मेनू डिजाइन करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, जो अपने से नीचे के लोग उनको ये मेनू प्लान के बारे में बताना पड़ता है कि हमने आगे ये सोच है, हमने आगे ये करना है, हमने ये चीज नहीं करनी। जैसे मैं कर ही रहा हूँ अभी पहाड़ी जो फ्यूजन है, तो मैं शेफ जो कुक रहते हैं उन लोगों की कमी नहीं है। पर यह है कि अपने ही पहाड़ी फूड को हम क्यों ना फ्यूजन के तहत, जैसे हम जापानीज, मैंने एक सुशी बनाया था, आपको भेजा था मैंने। वैसी जो सुशी होती है वो कच्ची जो मच्छी होती है उसके अंदर जो सुशी राइस है तो उसके अंदर स्टफ किया जाता है। और मैंने क्या किया, जो लेंगड़ा होता है उसको मैंने बॉईल किया, फिर उसके अंदर डाला, फिर सुशी राइस डाला। बाहर से हमारा जो पापड़ होता है, पतिउड़ बोलते हैं जिसको, अरबी अरबी के पत्तों से लपेटा। और वो लोग जो होते हैं वो उसका सुशी रोल अलग होता है जापानीज का।
तो मैंने ये इस स्टाइल में बनाया, लुक तो वही दिया सुशी का, पर पहाड़ी सुशी बनाया उसको। और जैसे मैंने अभी जो चौवा बोलते हैं उसको, वो उसको हम जंगलों में फेंक देते हैं, तो मैंने उसकी टिक्कियां बनाई। फिर जो हिस्सर होता है, जो लाल हिस्सर होता है, जो रसबेरी जंगली, उसका मैंने सॉस बनाया। फिर मैंने पैना कोटा बनाया, जो इटालियन पैना कोटा होता है, टीका भाई, वैसा मैंगो आपको पैना। थोड़ा रोकना चाहेंगे। जी जी मुख्यमंत्री जी जी की योजना है उत्तराखंड में जो प्रवासी आए हैं उन लोगों को यहाँ रुका कर रखने की है, जी और जी आप जैसे संघर्षशील लोग जी बड़ी जी उम्मीद बन सकते हैं पलायन को रोकने में, जी उनको दिशा निर्देश देने में, क्योंकि पहले से ये मार्केट को लेकर के हमारे पहाड़ी बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन मार्केट का उनको उतना अनुभव नहीं हो पाता है। आपको क्या लगता है किस फील्ड में उम्मीदें हैं जी जी। उत्तराखंड में? यदि कुछ किया जा सके तो कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें प्रवासी यहाँ पर फिर से इस्टेब्लिश हो सकते हैं आपके अनुभव के हिसाब सर, से? सर कहा जाता है, हाँ सर, कहा जाता है पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता। पर अगर हमारी जो वर्तमान सरकार है, अगर वो संघर्ष करके या किसी न किसी तरीके से प्रवासी लोगों को पहाड़ में रोक दे, पहाड़ का पानी भी काम आएगा, पहाड़ की जवानी भी काम आएगी। क्योंकि हमारे उत्तराखंड, आप मेरे को आवाज़ सुन पा रहे हैं? टीका जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? आपको आवाज़ आप मिल पा रही है? लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आई है, इंटरनेट की कुछ दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से बीच में हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कोशिश करते हैं एक बार फिर से। टीका की कहानी हम आपको सुना रहे थे। टीका वो संघर्ष की कहानी है जो आम पहाड़ियों का नाम है। टीका हमारे यहाँ एक शुभ संकेत माना जाता है, जब भी ईश्वर की कृपा होती तो उस पर टीका लगाया जाता है। और टीका राम जो उत्तरकाशी के ठांडी कमत के रहने वाले हैं, उन्होंने वो करके दिखाया है। जो आम पहाड़ी, जो छोटे पहाड़ों से निकले लोग हैं, जो सोच नहीं सकते, उनके लिए एक सपना होता है एक आम बेसिक स्कूल से पढ़ करके अपने दम पर FCI का कोर्स करके होटल मैनेजमेंट के माध्यम से वो दुबई गए। हालांकि बहुत लोग अब जाते हैं, लेकिन जो संघर्ष के बदौलत जाते हैं उनके लिए ये बड़ी बात होती है। हम कोशिश करते हैं फिर से जुड़ने की, क्योंकि हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है। एक बार फिर कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं एक बार फिर से जुड़ने की। तो हम आज आपको बता रहे थे टीकाराम के संघर्षों की कहानी। कोशिश करते हैं जुड़ने की उनसे, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया घरों से बाहर तक। हाँ, एक बार फिर से हमारा संपर्क जुड़ गया है। टीकाराम जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, आप सुन? हाँ 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 हाँ, हमारी बात अधूरी रह गई थी। आप बताएंगे दर्शकों को कि खास तौर से हम ये पूछ रहे थे, जो पहाड़ से जो बच्चे निकलते हैं और 7 समुद्र पार जब विदेश जाने की बात आती है तो उनके मन में एक झिझक होती है, वो झिझक को किस तरह से दूर किया आपने, और कहाँ कहाँ डर लगता है जब पहली बार विदेशों की से आमना सामना होता है? सर, मेन प्रॉब्लम ये है कि सबसे मेन प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की। मैं सभी से ये चाहता हूँ कि अगर कोई किसी ने बाहर निकलना है तो इंग्लिश जरूरी है, क्योंकि कागजों में जो प्रॉब्लम होता है वो इंग्लिश में सारे कागज होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा हमारे इधर थोड़ा मार खा जाती है, क्योंकि एजेंट लोग लूटते हैं और हमारे पहाड़ी लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, इसीलिए वो मार खा जाते हैं। नहीं, जिस तरह से एक खौफ होता है एरोप्लेन हवाई यात्रा को लेकर के, या अनजान शहरों में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, उसको लेकर के कुछ खौफ होता है, या फिर किस तरह से दूर करते हैं? मदद किस तरह से मिली आपको? सर, मेरे को खौफ नहीं था, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र बाहर थे, तो उन्होंने मेरे को सब बता दिया था पूरा। अच्छा, आज की डेट में बहुत सारे लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, और कई देश हैं जहां पर अच्छा उनको पैकेज मिल जाता है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पैकेज अच्छा नहीं मिल पाता है। तो आपका अनुभव क्या कहता है, अगर लोग होटल मैनेजमेंट लाइन में आएँ, कितनी उम्मीद है, और किस कंट्री के लिए ट्राई करें, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि जो गलतियां आपसे हुई है वो कोई और न कर पाए, उसको आपका अनुभव का लाभ मिले?
ये कहना चाहता हूँ सर कि अगर आप होटल मैनेजमेंट में आए हो, होटल मैनेजमेंट किया हो, तो मेहनत काफी करनी पड़ेगी। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आदमी छोटे से ऊपर तक बहुत हेल्प मिलती है, और जो ये है कि बहुत सारे ऐसे टाइम पास के लिए आते हैं, टाइम पास करने की इंडस्ट्री नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में ही बहुत स्कोप है होटल इंडस्ट्री का। इतने आप गल्फ कंट्रियों में पैसा मिलता है, इतना इंडिया नहीं मिल जाता। तो अगर मैं कहना, अगर आपको जाना है तो यूरोपियन कंट्री में ट्राई मारो, क्योंकि वहाँ पे कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं होता। टीका जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में कितनी उम्मीद है? अब जब लोग वापस आ रहे हैं शहरों में, जो महानगरों से काफ़ी लोग यहाँ आ गए, अगर ये लोग बसते हैं उत्तराखंड में तो राजनीतिक परिदृश्य तो बदलेगा ही, लेकिन किसके यहाँ कहाँ उम्मीदें हो सकती हैं? देखो सर, मैं बोलता हूँ क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां तो बदली, क्योंकि जो हमारे पहले सरकारों के लिए मैं जो पहले की प्रॉब्लम है उसको शेयर भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीजें रही, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई, मीडिया में आई कि हम प्लान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ हुआ तो नहीं। पर ये है कि अब ये है कि क्षेत्र के बारे में क्षेत्र की सोच होनी चाहिए, जो क्षेत्र में जो रोकना है तो सरकार कुछ सोचना चाहिए। राजनीति में बहुत बदलाव आएगा। चलो, राजनीति में बदलाव आएगा। आप जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी खासतौर से जो रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए बाहर जाना चाहती है, अपने अक्सर पहाड़ों में ये होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, और वो अक्सर गलत दिशाओं में चले जाते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अंदर काबिलियत ये थी, अगर मैंने ये कोर्स किया होता तो ठीक था, वो कोर्स किया होता। तो आपको क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को कि किस तरह से अपने आप को पहचाने और किस फील्ड में जाए अपने आप को? मैं सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जिस फील्ड में उनकी रुचि है उस फील्ड में जाएं। और ये है कि सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये अक्सर ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जो किसी का भी कैरियर किसी भी फील्ड में है तो वहाँ नहीं बन पाते। सबसे मेन अड़चन आती है आर्थिक स्थिति जी, तो संघर्ष करना पड़ता है इस चीजों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने मिलवाया आपको उत्तराखंड के टीका से। टीका यानी जैसे हमने कहा कि जब हम पर ईश्वर की कृपा होती है तो हमें टीका लगता है। तो टीकाराम आपका नाम है, पवार है, लेकिन टीका एक अच्छा शब्द मुझे लगा, क्योंकि टीका ईश्वर की, जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमें टीका लगाया जाता है, तो एक अच्छा लगा, इसलिए मैंने टीका कहा। और आपकी सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि जिस दौर में जब कोविड महामारी का संक्रमण चल रहा था, लोग परेशान थे, शिकायतों का दौर चल रहा था, उस वक्त भी आपने अपने समय का सदुपयोग किया। न सिर्फ अपने समय का सदुपयोग किया बल्कि लोगों को बताया कि इस 14 दिन के समय में आप शिकायत तो ज़रूर कीजिए, लेकिन शिकायत के साथ में कुछ अच्छा भी करके दिखाइए। और उसका परिणाम ये रहा कि उसके बाद एक बयार चल पड़ी, लोग क्वारंटाइन का लोगों ने सदुपयोग किया। और उसके बाद भी आपने क्वारंटाइन के बाद भी लगातार हमारे टीकाराम भाई लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ खाली नहीं बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ जो उनका पेशा है, जो पेशे से हटकर भी है, उसमें कुछ नया नया डिश, नई नई चीज़ बनाने में लगे हुए हैं, हर कुछ नया करने में लगे हुए हैं, क्रिएटिविटी उनके अंदर है। और हम चाहते हैं कि टीका भाई के इस बात से प्रेरित होकर उत्तराखंड के और जो बच्चे हैं वो भी प्रेरित हों। तो हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में उत्तराखंड की हर छोटी ऐसी शख्सियतों को जिनको कोई मंच नहीं मिल पाता और लगता है लोगों को कि ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे लिहाज से, क्योंकि हम उत्तराखंड के छोटे प्रदेश से आते हैं, छोटे छोटे गांव से आते हैं, अभाव हमने देखे हैं, जो दुनिया का जहां पर संघर्ष शुरू होता है वहां पर हमारी मंजिलें ख़त्म हो जाती हैं। तो हम बहुत छोटे तबके के लोग हैं, हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, और जो भी ज़रा सा कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा उसे हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से लोगों से मिलाने का काम करेंगे। तो टीकाराम आज हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ठांडी के पहाड़ी इलाके से रहने वाले हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीकाराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। तो इस तरह के कार्यक्रम में हम आपका लोगों से मिलवाते रहेंगे। आज के लिए इतना है।